ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को और आज हम यहां पर 12 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से सुनिए, एंड तक पूरे सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं 12 मई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजघम का चुनाव चिन्ह क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ली है थलपति विजय ने, जो कि दक्षिण भारत के एक बहुत ही फेमस अभिनेता हैं, फिल्मों में काम करते हैं। इन्होंने तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ली है, मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के। इनकी जो पार्टी है टीवी के, इसका फुल फॉर्म क्या है? तमिलगा वेत्री कजघम। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इसके अलावा इनका जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है यह है विसल, मतलब एक सीटी। तो चुनाव चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह भी काफी स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, तो ध्यान रखिएगा। जोसेफ विजय या फिर इन्हें कहा जाता है थलपति विजय, ये तमिलनाडु के नवे सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तमिलनाडु का जो मुद्दा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1967 के बाद पहली बार हुआ है, 1967 के बाद, जब नॉन द्रविडियन पार्टी की गवर्नमेंट बनी है तमिलनाडु में। टीवी के पार्टी की स्थापना थलपति विजय ने ही 2024 में की थी। ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी पार्टी है, और 2 साल पुरानी पार्टी है। और जब अभी तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन हुए तो इन्होंने 108 सीटें अपने नाम की। 234 सीटें हैं तमिलनाडु में विधानसभा की, इसमें से 108 सीटें जीती है टीवी के ने। और उसके बाद फिर काफी प्रॉब्लम भी आई इन्हें गवर्नमेंट बनाने में, क्योंकि बहुमत नहीं था। तो इसी कंडीशन में गवर्नमेंट बनाने के लिए कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया और छोटी छोटी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने इनको समर्थन दिया है। और इसके बाद अब तमिलनाडु के नवे सीएम बने थलपति विजय। थलपति विजय 2 सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना। एक है पेरम्बदूर तमिलनाडु में, और एक है तिरुचिरापल्ली। ये 2 सीटें हैं जहां से इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। 2 जगह से चुनाव लड़ा, जीत के आए। अब ये अपनी तिरुचिरापल्ली वाली जो सीट है इन्होंने छोड़ दी है, क्योंकि एक कैंडिडेट 2 जगह से कंटिन्यू नहीं कर सकता। चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर जीत जाता है तो एक सीट कोई छोड़नी पड़ती है विद इन 6 मंथ। तो इन्होंने तिरुचिरापल्ली की सीट को छोड़ दिया है, और पेरम्बदूर की जो सीट है इनकी, वो एमएलए के रूप में कंटिन्यू है। तो दोनों इंटरेस्टिंग है, कहां से ये कंटिन्यू है एमएलए के रूप में, पेरम्बदूर, और कौन सी सीट इन्होंने छोड़ दी है, तो तिरुचिरापल्ली की सीट इन्होंने छोड़ दी है। फेमस एक्टर है थलपति विजय, मूवीज में देखा है हमने इनको। तमिलनाडु की कैजुअल इंफॉर्मेशन देखें, कैपिटल है चेन्नई। 1950 में पहली बार यह राज्य अस्तित्व में आया था। जोसेफ विजय इसके अब हो गए सीएम। 234 सीटें यहां पर देखने को मिलती है विधानसभा की। लोकसभा सीटें हैं यहां पर 39, और 18 सीटें देखने को मिलती है राज्यसभा की तमिलनाडु में। गवर्नर कभी पूछ लिए जाए तो गवर्नर के रूप में इनको पद की शपथ दिलवाई है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। ये गवर्नर है वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के। आगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के किस सेक्शन के तहत एंटीसिपेटरी बिल पर कानूनी रोक के बारे में एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है? तो पहले तो हम समझे कि एंटीसिपेटरी बिल क्या होती है। एंटीसिपेटरी बिल क्या होती है? इसे कहा जाता है अग्रिम जमानत। अगर हम हिंदी में देखें एंटीसिपेटरी बिल, तो अग्रिम जमानत मतलब गिरफ्तारी के पहले ही उनको जमानत दे दी गई किसी भी केस में, तो ये होती है अग्रिम जमानत। अब क्या होता है, सुप्रीम जो SC/ST एक्ट है ना, अगर आपने इसको कभी पढ़ा होगा, तो इसके जो सेक्शन AD ने, इसके तहत ये एक ऐसा अपराध है जिसके तहत अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। SC/ST एक्ट एक
बोल सकते हैं हम कि गैर जमानती अपराध के रूप में देखा जाता है, जिसमें जमानत नहीं दी जाती है। तो एंटीसिपेटरी बेल भी सेक्शन 18 कहता है कि अगर SC/ST एक्ट का कोई उल्लंघन का दोषी है तो उसको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान है SC/ST एक्ट के सेक्शन 18 में। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया अगर किसी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे ऑटोमेटिकली एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। मतलब बाय डिफॉल्ट उस पर प्रतिबंध नहीं लग जाता है कि उसको एंटीसिपेटरी बेल हम नहीं देंगे। दी जा सकती है, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो कोर्ट ने कहा कि जजेस को पहले यह देखना होगा कि FIR में लगाए गए आरोप सही है या नहीं। अगर वो सही नहीं हुए, बहुत बार होता है, हमने देखा है ऐसा कैजुअली कि SC/ST एक्ट का मिसयूज भी किया जाता है। तो ऐसे केस में अगर आरोप सही लगे हैं या नहीं लगे हैं, यह पहले चेक करना पड़ेगा जज को। अगर आरोप सही नहीं है तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत दी जा सकती है। किसी भी जिसके ऊपर कोई भी आरोपी है तो उसे दी जा सकती है। पहली नजर में ऑफेंस बनता है या नहीं, यह देखा जाएगा। अगर पहली नजर में मामला मजबूत नहीं बन रहा है, ऐसा कोई उल्लंघन का वो पहली नजर में दिख रहा है कि दोषी नहीं है, तो फिर ऐसे केस में एक्यूज्ड जो है, आरोपी जो है, उसे एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, अग्रिम जमानत दी जा सकती है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है कि अग्रिम जमानत दोगे ही नहीं क्योंकि उस पर SC/ST एक्ट लग चुका है, ऐसा नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सेक्शन 18 जो था SC/ST एक्ट का, वो तो यही प्रावधान करता है कि अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के सेक्शन 18 को इसको डिफाइन किया है, इसकी व्याख्या की है और कहा है कि ऑटोमेटिकली नहीं लागू किया जाएगा एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट, कि प्रतिबंध, ऐसा नहीं, प्रतिबंध जो है ना वो ऑटोमेटिकली लागू नहीं होता है, दी जा सकती है अग्रिम जमानत ऐसे केस में भी। सेक्शन 18 समझ में आ गया। इसके अलावा अगर हम CRPC की बात करते हैं तो इसका सेक्शन 438 438 जो सेक्शन है ना, वो प्री अरेस्ट बेल की बात करता है, एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है। लेकिन SC/ST एक्ट में ये जो प्रावधान है सेक्शन 18 के तहत देखने को मिलता है कि नहीं दी जाएगी अगर किसी पर केस लगता है तो, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दी जा सकती है, कंडीशन है। आई होप समझ पाए होंगे। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की बात करें, ये 1989 का एक्ट है, लागू किया गया था। सेक्शन 3 SC/ST समुदाय के खिलाफ एट्रोसिटीज से जुड़े ऑफेंस बताती है, इसका सेक्शन 3 जो है, और सेक्शन 18 में आपको समझा चुका हूं। सेक्शन 438 CRPC का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया, इसको 2026 कर लेना, ठीक है। तो वैसे तो हर साल एक ही डेट को मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को, ठीक है। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, 1998 में, ओके। तो इसी दिन की याद में 11 से 13 मई के बीच में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, और इसी दिन की याद में 11 मई को, क्योंकि पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में, वैसे एक बार पहले भी किया जा चुका है इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में, उसकी भी बात करेंगे। पर 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, पहला टेस्ट उसका 1998 का 11 मई को हुआ था। तो उस वक्त के जो भारत के PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में अनाउंस किया था। इसीलिए तब से हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। आपको पता है जो पोखरण में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था, या ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। लेकिन जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा। दोनों याद रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है, पूछे जाते हैं। 2026 में रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये थीम रखी गई है नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, ठीक है। तो भारत में 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट हुए, पोखरण 1 और पोखरण 2। राजस्थान के जैसलमेर में जो रेगिस्तानी इलाका है पोखरण,
वहीं पर दोनों टेस्ट दोनों बार हुए हैं। पोखरण 1 ये 18 मई 1974 को हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा, सॉरी लाफिंग बुद्धा बोला मैंने, स्माइलिंग बुद्धा, इसको करेक्ट कीजिएगा, स्माइलिंग बुद्धा है, ठीक है ना। तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। पोखरण टेस्ट रेंज है ये जैसलमेर में, यहां पर टेस्टिंग की गई थी। बार्क और इसके अलावा कुछ और हमारे साइंटिस्ट इसमें शामिल थे जिनके द्वारा यह टेस्ट किया गया था। फिर 1998 में 11 मई से लेकर 13 मई तक 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, शक्ति 1 से शक्ति 5 तक। इसको नाम ही दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है ना। तो ये भी पोखरण में ही हुए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि उस वक्त डीआरडीओ के प्रमुख थे, इन्होंने नेतृत्व किया था, लीड किया था। और राजगोपाल चिदम्बरम बार्क के प्रमुख उस वक्त थे, और काफी सारे साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा मिलकर यह सेकेंड पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। तो इसी की याद में 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इजी। हर साल 12 मई को एक और दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है। यह भी कब मनाया जाता है? 12 मई को। 2026 में अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल नर्सेस डे की। तो 12 तारीख को, एक तो 11 को हो गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 तारीख को हो गया इंटरनेशनल नर्सेस डे। ओके। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप हमारे SIP 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट होते हैं लगातार जिन्होंने काफी पढ़ा, तैयारियां की, ठीक है ना। पर क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू जब एग्जाम में आता है ना पेपर सामने, तो काफी प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, और काफी क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट सिंपल से सिंपल भी उनके गलत होते हैं क्योंकि एक प्रेशर होता है। तो उस केस में आप हमारे SIP 2.0 को ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपके लिए 90 डेज का एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान आपको दिया गया है। ये आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक रूल फॉलो करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पूरा एक फ्रेमवर्क मिलेगा आपको, 90 डेज का पूरा चार्ट स्ट्रक्चर मिलेगा यहां पर, और हर रोज आपका टेस्ट होगा, आपकी एक टाइम शेड्यूल बनेगा, यहां पर आपको प्रॉपर इसमें गाइडेंस दिया जाएगा। अगर आप ये 90 डेज फॉलो करते हैं तो 21,000 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार होंगे सभी सब्जेक्ट से, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सबको इंक्लूड किया गया है। 30 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको 60 डेज के बाद मिलेंगे। आखिरी के जो 30 दिन होंगे, 90 डेज का ये पूरा प्लान है, आखिरी के 30 दिन में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देखने को मिलेगा, काफी एफोर्डेबल प्राइस में। अभी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, आप अपनी डे बाय डे की परफॉर्मेंस को भी चेक कर पाएंगे। और जो एग्जाम का प्रेशर होता है फाइनल एग्जाम में, उस वक्त के आपको जो प्रेशर उसको टैकल करने में ये 90 डेज का जो स्टडी प्लान है ये काफी मदद करेगा। ओके। तो जो सिंपल क्वेश्चन गलत करके आते हो, बाय डिफॉल्ट प्रेशर में हो जाते हैं, वो आपके उससे गलत नहीं जाएंगे, तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा परीक्षण की गई तारा प्रणाली क्या है? तो यहां पर बात हो रही है तारा सिस्टम की। हाल ही में डीआरडीओ और जो इंडियन एयरफोर्स से इन्होंने टेस्ट किया है तारा प्रणाली को। ये स्वदेशी रूप से निर्मित ग्लाइड वेपन सिस्टम है, स्वदेशी रूप से निर्मित ग्लाइड वेपन सिस्टम, ठीक है। देखिए इंडियन जो हमारी फोर्स से, जो आर्म्ड फोर्स है, काफी सारे वेपन उनके पास रखे हुए, काफी बम रखे हुए हैं जो पहले के जमाने में बने हुए हैं, हमने यूज तो काफी वॉर में किया नहीं। तो क्या है ना, वो अनगाइडेड जो वेपन है ना, वो जो भी बम है वो अनगाइडेड बम है। मतलब उनको क्या होता है, कैसे लॉन्च किया जाता है, किसी भी हमारा जो एयरफोर्स का जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से और किसी अदर मिसाइल के माध्यम से उसको लॉन्च किया जाता है। अब क्या होता है, उसके लिए हमारे जो फाइटर जेट होते हैं, जेट के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। जो हमारे फाइटर जेट होते हैं ना, उनको दुश्मन की टेरिटरी में घुसना पड़ता है। मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी देश पे, क्योंकि हमारा जो अभी नियर एनिमी है वो पाकिस्तान है, तो हम उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो पाकिस्तान के किसी शहर पर हमको इस बम से अटैक करना है। अब क्या होता है, हमारे जो जेट होते हैं उनको जाना पड़ता है पाकिस्तान, और एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज से
अटैक करना पड़ता है, बम को ऊपर से छोड़ना पड़ता है। अब वो बम भी सही जगह पर जाकर गिरेगा या आसपास जाकर कहीं गिर जाएगा, हवा कैसी चल रही है, किस दिशा में चल रही है, ये काफी सारी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पहले के जो बम है ना हमारे पास वो अनगाइडेड बॉम्ब्स है। अब इन अनगाइडेड बम्स को हम कहीं भी लॉन्च कर देंगे, महंगे महंगे बम है, अब पूरे वेस्ट हो जाएंगे। तो अब इनको अगर गाइडेड बम के रूप में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर नई एक टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिसको नाम दिया है इन्होंने हाल ही में तारा सिस्टम। ठीक है ना, तारा सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये स्वदेशी रूप से निर्मित ग्लाइड वेपन सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि किसी भी हमारा जो जेट है ना, एयरफोर्स के जो जेट है, जो वायुयान है, उनके माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस बॉम्ब को छोड़ा जाएगा। मतलब बॉम्ब को एक, एक्चुअल में ये जो ग्लाइड वेपन सिस्टम है ना, एक केस की तरह है। अगर हम यहां पर इमेज देख रहे हैं, एक केस है, उसमें ये बम रखा हुआ है। यहां पर एक और छोटा आपको इमेज देखने को मिलेगा। ये आपका बम हो गया और ये आपका हो गया तारा गाइडेड ग्लाइड वेपन सिस्टम। ठीक है ना, अब इस बम को इसमें डाला, अब ये जो है ना, इसको छोड़ा गया किसके माध्यम से, किसी एयरफोर्स के जो हमारा एयरक्राफ्ट है या जेट है उसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो ये है ना आराम से फ्लाई करके, ग्लाइड करके आराम से ये जो टारगेट है ना उसको जाके हिट करने में सक्षम है। टारगेट पे जाके हिट करेगा, इसके अंदर का बम फट जाएगा। टारगेट को हिट करने के लिए, मतलब अनगाइडेड जो बम है उसको इन शॉर्ट हम गाइडेड वेपन के रूप में बदल सकते। तो इसके लिए यूज किया जाएगा ग्लाइड वेपन सिस्टम को, जिसे नाम दिया गया है तारा सिस्टम। आई होप समझ पाए होंगे। हैदराबाद में रिसर्च सेंटर इमिरात ने और डीआरडीओ की लेबोरेटरीज ने मिलकर इसे डेवलप किया है। स्पेशली तो डीआरडीओ ही इसमें इंक्लूड है। तो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने अभी ओडिशा के जो हमारा चांदीपुर फील्ड फायरिंग रेंज है वहां से इसको टेस्ट किया है। तारा का सफल परीक्षण किया है ओडिशा कोस्ट से। तो सिस्टम का उद्देश्य आपको समझ में आ गया, जो अनगाइडेड बम्स है उन्हें गाइडेड बम्स में बदलना, ताकि वो एक्यूरेट किसी एक हम जो टारगेट फिक्स कर रहे हैं वहां पर जाकर अटैक कर पाए और ज्यादा डेडली हो, वेस्ट ना जाए, है ना। पहले क्या हमारे जो जेट होते थे, हमारे जो एयरक्राफ्ट होते थे, उनका भी रिस्क रहता था। अब अगर पाकिस्तान की किसी प्लेस पर अटैक करना है, बम गिराना है, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट होते थे उनको जाना पड़ता था पाकिस्तान में, घुस के अंदर तक जाना पड़ता था और ऊपर से छोड़ना पड़ता था। तो इससे तो आजकल सबके पास कहीं ना कहीं एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, डिटेक्ट करके हो सकता हवा में मार गिराए। तो इसे भी हमने अभी ईरान वॉर में भी देखा है ना, ईरान अमेरिकी वॉर में काफी अलग अलग जगह पर हमने ये चीजें देखी है। हमने पाकिस्तान के ड्रोन को डिटेक्ट किया इंडिया में, सारे ड्रोन गिराए, कोई एयरक्राफ्ट आया था उसको भी गिराते, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम चाहते कि हमको नहीं जाना पड़े, सीमा पार करके नहीं जाना पड़े, और डायरेक्ट हमारा ये जो एक फ्लाइंग ग्लाइड वेपन सिस्टम है ये जाकर अटैक करके आ पाए, या किसी भी जगह पर जाकर एक प्रिसाइज अटैक कर पाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करेगा। एक केस में बॉम्ब को डाल दो, ये केस का ही नाम है ग्लाइड वेपन सिस्टम, उसमें डाल दो, वो आराम से उसको कहीं से भी आप लॉन्च करोगे उड़ के आराम से जाएगा ग्लाइड करते हुए, और एक प्रिसाइज अटैक आराम से प्लान किया जा सकता है। क्योंकि ये जीपीएस और जो नेविगेशन सिस्टम है उससे टच होगा, उससे रिलेट होगा, उससे इंटीग्रेट होगा, तो उसके माध्यम से टारगेट पर इसे ले जाकर गिराया जा सकता है किसी भी बम को अंदर रख के। तो ऑब्वियसली बात है एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब हाई सबसोनिक ग्लाइड स्पीड अगर इसकी देखें तो 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा सकता है, और स्ट्राइक रेंज 80 किलोमीटर से अधिक है। मतलब 80 किलोमीटर में तो ये कहीं भी ले जाकर एक प्रिसाइज अटैक करने में सक्षम है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ग्लाइड वेपन सिस्टम क्या होता है। इसी को नाम दिया गया है तारा सिस्टम। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? इंडिया का पहला इंटरनेशनल ऑफ्थल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस। यहां पर अगर हम ऑफ्थल्मोलॉजी की बात करते हैं तो ये नेत्र विज्ञान, आप इसको समझिए ना, नेत्र विज्ञान, जहां पे क्या होता है आई से, जो हमारी आई से उनसे संबंधित बीमारियां, है ना, जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है, सर्जरी, उनसे संबंधित जो अध्ययन है उसे
ऑफ्थल्मोलॉजी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो अभी फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफ्थल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो समझ में आ गया, ठीक है। आयोजन कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में। 9-10 मई को इसका आयोजन किया गया था। आयोजन एक तो आर्मी हॉस्पिटल और एक ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा ऑल इंडिया ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य वही है क्योंकि ऑफ्थल्मो आई केयर है ना, इसके अलावा ऑफ्थल्मोलॉजी रिसर्च, एआई ड्राइवन जो भी हम सर्जरी है या डायग्नोस है, उस सभी पर केंद्रित करके इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। पूरे देश से 200 से ज्यादा जो नेत्र रोग विशेषज्ञ वो यहां पर आए थे। इसके अलावा एम्स नई दिल्ली और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के 100 से अधिक जो विशेषज्ञ थे, इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से ये पहला इंटरनेशनल ऑफ्थल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑल इंडिया ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी, क्योंकि इसका नाम आया है, मेन सहयोगी यही संस्था है आयोजन करवाने में। तो अगर इस संस्था की बात करते हैं तो ये जो संस्था है पूरे भारत में आई केयर अवेयरनेस को प्रमोट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। 1930 में इस संस्था का गठन किया गया था और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 23,000 से ज्यादा जो मेंबर हैं इसके वर्तमान में सदस्य, जो कि भारत के बड़े बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अचल किस श्रेणी का फास्ट पेट्रोल वेसल है? यहां पर पेट्रोलिंग जो करते हैं ना, मतलब निगरानी करते घूम घूम के, पेट्रोलिंग, यहां पर पेट्रोल का मतलब पेट्रोलिंग है ना। तो अभी क्या हुआ है कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अचल को कमीशन किया गया है। ये जो शिप बनाया गया ना, एक्चुअल में ये अदम्य क्लास का एक फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया। बनाया किसने इसको बनाया गया है जो शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, उसने इसका निर्माण किया है और इंडियन कोस्ट गार्ड में हाल ही में इसे कमीशन किया गया। तो जो हमारे कोस्टल एरिया है उसकी निगरानी के लिए ये वेसल काम करने वाला है और ये अदम्य क्लास का एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। फास्टली पेट्रोलिंग कर सकता है हमारा जो मरीन एरिया है, जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां पर। तो कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ाने में, मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है, पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित, डिजाइन भी है और बिल्ड भी किया गया है। अगर इसकी फीचर्स देखते हैं तो 51 मीटर इसकी लेंथ देखने को मिलती है। इसके 50% से अधिक कंपोनेंट जो हैं जो स्वदेशी रूप से बनाए गए हैं, डिजाइन पूरा इंडियन है, ठीक है। टॉप स्पीड 27 नॉट्स की देखने को मिलती है और अगर हम एक बार फील्डिंग में देखें तो 1500 नॉटिकल मील तक ये ऑपरेशनल है और 5 ऑफिसर और 34 एक क्रू मेंबर को ले जाने में ये सक्षम है इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो नाम क्या है इसका? नाम रखा गया है शिप अचल, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अचल। क्या है? फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है। किस श्रेणी के तहत निर्माण किया गया? अदम्य क्लास कैटेगरी के तहत इसका निर्माण किया गया है और निर्माण किसने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ओके, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर गोवा में देखने को मिलता है। 1957 में ये बनी थी। डिफेंस शिप बिल्डिंग पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारे जो कोस्टल एरिया है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड पर है। 1977 में इसका गठन किया जा चुका था। ये वर्किंग में आई थी 1978 में, नेक्स्ट ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करती है और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड का नई दिल्ली में। 44 वर्षों बाद भारत में आयोजित हो रही एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 44 ईयर के बाद इसका आयोजन इंडिया में किया जा रहा है और आयोजन किया जाएगा भारत के जो गुजरात राज्य, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो गांधीनगर गुजरात में 10 से लेकर 17 मई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को।
आपको पता है लास्ट जो चैंपियनशिप है 2025 में चाइना में आयोजित की गई थी, लास्ट एडिशन, और चाइना में आयोजित हुआ था। चाइना ही मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा था 31 गोल्ड के साथ। इंडिया ने भी प्लेयर भेजे थे, लेकिन हमारे प्लेयर कोई भी मेडल जीत कर नहीं आए थे, तो हमारी मेडल टेली में कोई स्थान नहीं था। पर चाइना मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा था, और लास्ट ईयर इसकी जो एडिशन है वो चाइना में ही आयोजित की गई थी। अब 2026 में 44 ईयर के बाद एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है इंडिया में, गुजरात के गांधीनगर में। 28 देशों के 180 से ज्यादा एथलीट यहां पर आए हुए हैं, ठीक है ना। अलग अलग इंडियन एथलीट भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कंपटीशन में मेंस और विमेंस की 8 वेट कैटेगरी में यहां पर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप देखने को मिलेगी। तो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जब ये खत्म हो जाएगी तो हम इसकी मेडल टेली की बात करेंगे 17 तारीख के बाद। अभी हम ये देख लेते हैं कि आयोजन कहां हो रहा है, गुजरात के गांधीनगर में। 1957 में सबसे पहली बार ये इवेंट शुरू हुआ था। एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, और पहली बार 1957 में ईरान के तेहरान में इसका आयोजन किया गया था। एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन पूरे एशिया में वेटलिफ्टिंग खेलों को गवर्न करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। एशिया में जो वेटलिफ्टिंग कंपटीशन होते हैं, इवेंट होते हैं, वो यही संस्था आयोजित कराती है। 1958 में ये संस्था बनी थी, और कतर के दोहा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। एशिया के 45 नेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ये मेंबर हैं इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के साथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में प्रथम स्थान किस ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है? देखिए, जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, तो हर साल वो पंचायतों को अवार्ड देता है। ऑल ओवर परफॉर्मेंस के आधार पर भी देता है, और पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के परफॉर्मेंस के आधार पर भी देता है। जैसे किसी पंचायत ने हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया है तो हेल्थ कैटेगरी में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किसने काम किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, है ना। किसी ने स्वच्छता में अच्छा काम किया है तो उस कैटेगरी में अवार्ड दे दिया। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छा काम किया तो वो कैटेगरी में, है ना। किसी ने गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा काम किया तो वो कैटेगरी हो गई। तो अब इतनी कैटेगरी तो हम याद रख नहीं पाएंगे, और इतनी पंचायतों तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमने यहाँ पर सारे अवार्ड इंक्लूड नहीं किए। बहुत सारे अवार्ड थे, पर वो हमको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो हम जो सबसे बड़ा अवार्ड है, नेशनल पंचायत अवार्ड के तहत सबसे बड़ा जो अवार्ड है ना, वो नानाजी देशमुख के नाम पर दिया जाता है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए यह दिया जाता है, ठीक है ना। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। अब ये ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ग्राम लेवल पर दिया जाता है, तीनों लेवल पर। तो टॉप 3 में आपको बता देता हूं, लेकिन यहां पर आपको केवल सबसे टॉप का जो ग्राम पंचायत है ना, वो याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बात आती है पंचायत, नेशनल पंचायत अवार्ड 2025, क्योंकि 2025 की परफॉर्मेंस के आधार पर अब दिए गए। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है जिस ग्राम पंचायत को, वो ग्राम पंचायत है न्यू नापाम ग्राम पंचायत। ये देखने को मिलेगी असम में, न्यू नापाम ग्राम पंचायत। इजी समझ में आ गया। पंचायत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, रूरल डेवलपमेंट में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायती राज मंत्रालय हर साल ये अवार्ड देता है। अलग अलग कैटेगरीज होती है, और यहां पर सबसे बड़ा जो अवार्ड है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत लेवल पर बेस्ट पंचायत को दिया जाता है। देखो, अब यहां पर ग्राम पंचायत लेवल पर जो नानाजी देशमुख अवार्ड है, टॉप 3 देखे तो पहले पर तो न्यू नापाम ग्राम पंचायत, कहां पर, असम। सेकेंड पर है तेलकप ग्राम पंचायत, बिहार में ये कहीं देखने को मिलेगी। थर्ड है बीरा हारू ग्राम पंचायत, ये देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ग्राम पंचायत कैटेगरी में तो ये 3 हो गई। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पहली याद कर लो, काम हो जाएगा। ये है सिपाही झाला, ये ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी त्रिपुरा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार ये दिया गया है सिपाही झाला को, त्रिपुरा की पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। सेकेंड पर गंजम ओडिशा में है और थर्ड पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कोयम्बटूर तमिलनाडु में। फिर थर्ड बेस्ट ब्लॉक पंचायत, इसमें केवल एक ही बता रहा हूं मैं आपको, बेस्ट ब्लॉक पंचायत में हरिपाड़ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलेगी केरला में, हरिपाड़ पंचायत केरला में। तो ये बेस्ट ब्लॉक पंचायत है, नानाजी देशमुख अवार्ड। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। टॉप 1 पंचायत याद रख लो, काम हो जाएगा। नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 में 42 ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो अब 42 पूरी ग्राम पंचायतें याद करके कोई फायदा नहीं है, तो छोड़ दो। अवार्ड सेरेमनी 3 जून को होगी, नई दिल्ली में ये अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड कौन देता है? तो ऑब्वियस सी बात है, पंचायती राज मंत्रालय ये अवार्ड देता है। इजी। आगे, 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन कहां होगा? तो 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन किया जाएगा आदिस अबाबा में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, तो सॉरी आदिस अबाबा बोल रहा हूं, नई दिल्ली, आदिस अबाबा नहीं, नई दिल्ली। आदिस अबाबा में तो इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली। कहां पर आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली। ओके, जो अफ्रीकन यूनियन है ना, और उसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग बॉडी के, उसकी कैपिटल देखने को मिलती है आदिस अबाबा में। तो हम अभी बात करें इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। और ये 4th मीटिंग है, ध्यान रखना, जो कि नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। पहले भी 3 समिट ऐसी हो चुकी है, हम बात करेंगे, पर अभी 31 मई 2026 को नई दिल्ली में 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली होस्ट करेगा, 4th समिट है ये। अफ्रीकन यूनियन कमीशन के सहयोग से ये आयोजित की जाने वाली है। अब अफ्रीकन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन कमीशन, ये 2 पार्ट है। अफ्रीकन यूनियन मेन बॉडी है और अफ्रीकन यूनियन कमीशन जो है ना, वो अफ्रीकन यूनियन के कार्यों को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन कमीशन के सहयोग से नई दिल्ली में 4th इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट का आयोजन किया जाएगा। कब? 31 मई को, इस मंथ के एंड में। उद्देश्य क्या है? तो इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करना, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि दोनों के बीच में, अफ्रीकन यूनियन की जो 55 कंट्रीज है वो और इंडिया, इनके बीच में हम कैसे इन सभी चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो ये चर्चा की जाने वाली है कॉपरेशन को लेकर, कॉपरेशन बढ़ाने को लेकर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में नई दिल्ली में। पहले 3 हो चुकी है, सबसे पहली बार 2008 में ये नई दिल्ली में हुई थी, फिर 2011 में आदिस अबाबा में आयोजित की गई, फिर 2015 में नई दिल्ली में हुई, और एक बार फिर से 2026 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। वैसे इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन काफी पुराने, काफी हमारे बीच के बायलैटरल ट्रेड भी काफी देखने को मिलता है। जैसे इंडिया अफ्रीका का बायलैटरल ट्रेड देखें हम, अफ्रीका की जो अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज है 55, उनकी और इंडिया के बीच की 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड होता है इंडिया और अफ्रीकन यूनियन के देशों के बीच में। ओके, और अफ्रीका इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट का लगभग 10% हिस्सा है ना, इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट है उसमें 10% हिस्सा अफ्रीका का है। 39 अफ्रीकन कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल है, जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है, फ्रांस और इंडिया के सहयोग से बनाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में। तो अफ्रीका की 39 कंट्रीज इसमें शामिल है। इंडिया अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वर्ल्ड में। तो ये मजबूत रिलेशन है, और उसी को बढ़ाने के लिए अब इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का 4th एडिशन आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जाएगा जो विकसित भारत 2047 विजन का है। अफ्रीकन एंगल के तहत, मतलब कैसे बायलैटरल ट्रेड को विकसित भारत में शामिल किया जाएगा और कैसे हम मिलकर ट्रेड कर पाएंगे, इन सभी मुद्दों पर ये एक डिक्लेरेशन होगा जो साइन किया जाएगा। ठीक है, और उसी के अगले दिन, क्योंकि 1 जून को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी समिट है, तो इसका ये भी नई दिल्ली में होना है, हमने डिस्कस किया। तो यहां पर भी अफ्रीकन यूनियन शामिल रहेगा। पहले हम अफ्रीकन यूनियन कमीशन की बात करें, क्योंकि मीटिंग इन्हीं के सहयोग से हो रही है। तो ये क्या करता है? अफ्रीकन यूनियन
कि जो डिसीजन है ना उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अफ्रीकन यूनियन कमीशन काम करता है। यह 2002 में बना था और इसका हेडक्वार्टर इथोपिया के आदिस अबाबा में देखने को मिलता है। अब अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें 55 अफ्रीकी देश है जो कि पीस, यूनिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक साथ आए हुए हैं और इन्होंने एक अपना संघ बना रखा है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। यह बना था 2002 में और 55 कंट्रीज मेंबर है अफ्रीकन यूनियन की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी आदिस अबाबा में देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम जिनोव रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की कुल संख्या फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितनी हो गई है अभी तक? तो नेस्कॉम जिनोव रिपोर्ट है, ये रिसेंटली रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की संख्या इंडिया में वर्तमान में 2117 हो गई है। अब ये क्या है ग्लोबल कैपेबिलिटी? अगर हम सेंटर्स की बात करते हैं तो ये सेंटर क्या है, पहले हम इसको समझें कि ये सेंटर क्या है। देखिए क्या होता है, काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो पूरे ग्लोबल सपोर्ट के लिए अलग अलग देशों में अब क्या होता है, एक मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई आईटी कंपनी है, गूगल है अमेरिका में। अब इंडिया में जो गूगल के जो यूजर हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो यूजर हैं, अब उनके सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ भी आ गया, तो क्या वो अमेरिका से काम करेगी? नहीं, वो अपना सेंटर, सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं ना, वैसे सेंटर इंडिया में स्थापित करेगी, है ना। और इंडिया के जो लोग हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उनको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए रहेगा तो उनको सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ना अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों की, ये जो सेंटर होते हैं इन्हें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के रूप में पुकारा जाता है। तो वर्तमान में इनकी संख्या इंडिया में 2117 है। यह नेस्कॉम जिनोव रिपोर्ट है। ठीक है, 2117 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में हो चुके हैं। भारत को ग्लोबल इनोवेशन, एआई टैलेंट, एंटरप्राइज ऑपरेशन का प्रमुख हब बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स मैंने आपको समझा दिया। ऑफिस या सेंटर वो सेंटर जिन्हें बड़ी फॉरेन कंपनीज दूसरे देशों में अपने बिजनेस ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी वर्क संभालने के लिए स्थापित करती। सैमसंग एक कंपनी है, सैमसंग मोबाइल की जो कंपनी है, अब उसका मोबाइल जब खराब हो जाता है तो हम सर्विस सेंटर जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं ये। यानी मल्टीनेशनल कंपनी से हम जोड़ लें तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कहलाते हैं। ठीक है, इन सेंटर्स में आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट, ये सारे काम किए जाते हैं, रिसर्च, इन सबके काम किए जाते हैं। तो अब इंडिया इसका बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो ये जो रिपोर्ट है, नेस्कॉम की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि इंडिया में ऐसे सेंटर 2117 हो चुके हैं। नेस्कॉम इसे कहा जाता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, तो इसे शॉर्ट में कहा जाता है नेस्कॉम। आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, उन सभी इंडस्ट्रीज का एक एसोसिएशन है। जैसे काम करते हैं ना, दुग्ध संघ काम करता है, किसी भी चीज का व्यापारी संघ, तो वैसे जो आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नेस्कॉम काम करता है। इसी की रिपोर्ट है। यह संस्था 1988 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। डन। तो यहां पर 12 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लें। आइए, भारत सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। आंसर बी। पश्चिम बंगाल के नए सीएम कौन? शुभेंदु अधिकारी। इनविजिबल बैरियर्स द कॉस्ट ऑफ नॉन टेरिफ मेजर्स रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? इसे जारी किया अंकटाड ने। भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2026 को अपना 67 फाउंडेशन डे मनाया है। हाल ही में सेबी ने एआई आधारित साइबर थ्रेट्स और कमजोरियों से निपटने के लिए किस डेडिकेटेड टास्क फोर्स का गठन किया? तो यह है साइबर सुरक्षा .ai। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट
रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत हाउस कंप्लीशन में भारत का शीर्ष राज्य कौन? ओडिशा। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा 10 मई को वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। पहली लोक अदालत इंडिया में 1982 में आयोजित की गई थी। आईएनएस सागर ध्वनि किस पहल के 5वें एडिशन के तहत वियतनाम पहुंचा है? तो यह है सागर मैत्री इनिशिएटिव। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लीजिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में फाइनल में मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह थे और मैन ऑफ द सीरीज संजू सैमसन। सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 को। ओके, और अभ्यास लेमितीय ये इंडिया और सेशल्स के बीच में आयोजित किया जाता है। तो 2026 में भी ये इंडिया और सेशल्स के बीच में आयोजित किया गया। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? टिहरी झील किस राज्य में स्थित है? और अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तीनों क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।